वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। अब देखो 301 वाले क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। इंडियन पॉलिटी की सीरीज जो है वो चल रही है, ठीक है। पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा एक बार आप लोग, प्लेलिस्ट जो है ना वो बन गई है। और साथ में आरओ के लिए टेस्ट सीरीज और यूपी पीसीएस 2025 के लिए टेस्ट सीरीज जो है ना वो भी स्टार्ट हो गई है। तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब 301 वाले क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। क्या बोला जा रहा है, लोकपाल संस्था के निर्माण की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय, मतलब पहली बार इसकी सिफारिश किसने करी थी, तो ये करी थी भैया आपका फर्स्ट एआरसी ने, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग। कब बना था ये, 1966 में, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बोला जा रहा है लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 5 सदस्य होते, तो ये गलत है। एक अध्यक्ष और अधिकतम मैक्सिमम 8 सदस्य, 8 मेंबर्स हो सकते हैं लोकपाल में, ठीक है। किसमें, लोकपाल में। उसके बाद में क्या बोला जा रहा है, लोकपाल के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये चार्ज होते हैं लोकपाल के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है ना ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर इसका भैया कौन सा हो जाएगा, आपका जो करेक्ट है वो हो जाएगा सी वाला। खाली जो दूसरा स्टेटमेंट है ना यही आपका सही है। फिर भारत में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति जो है, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, इसको चेयर करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। राज्यसभा के सभापति का चुनाव किसके द्वारा होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो भैया चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं ना ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो इनका जो चुनाव होता है इनको इलेक्ट कौन करता है, तो भैया इलेक्ट करते हैं आपके संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ठीक है। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो सी वाला जो है ना ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। 305 देखो, कैबिनेट सचिव के बारे में आपकी बात हो रही है और इसमें आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो वह कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है आपका, ये होते हैं आपके। दूसरा बोला जा रहा है सेम रैंक होती है इनकी कैग के बराबर, तो ये गलत है। कैग थोड़ा ऊपर आते हैं टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में, वरीयता के क्रम में, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी वो नीचे है। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला हो गया, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 73rd जो संविधान संशोधन था अधिनियम 1992, उसके द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग को संशोधन सम्मिलित किया गया, मतलब कौन से पार्ट जो ऐड हुए हैं। तो भैया 73rd वाले से आपका जो ऐड हुआ है वो आपका 9th पार्ट हुआ है, भाग 9, और आपका 11वीं अनुसूची बी और सी। तो बी और सी, जो बी और सी है करेक्ट आंसर, दोनों तो मार्क करके आओगे नहीं, तो इसीलिए डी वाला जो है वो लगाना पड़ेगा। और 74th वाले ने नगर निगम बनाया, ये ध्यान रखना। 74th संविधान संशोधन ने 73rd वाले से 9th पार्ट और शेड्यूल 11, मतलब सिर्फ पंचायत के बारे में था। फिर आइए, भारतीय संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सा टूल जो है पार्लियामेंट अपना यूज करता है ताकि थोड़ा चेक बना के रखे। तो ये है हाफ एन आवर डिस्कशन, आधे घंटे की चर्चा, ठीक है। ये इससे पार्लियामेंट जो है आपका थोड़ा वो रखता है, कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव पे, मतलब सवाल जवाब पूछे जाते हैं। 308 देखो, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट की। देखो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट तब इशू करते हैं जब पार्लियामेंट जो है ना हमारा सेशन में नहीं है, ठीक है, वो सत्र में नहीं होता है। अब यहाँ पे सवाल यही है कि जो ये पावर है किसकी, आपकी प्रेसिडेंट की, कौन सा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ये शक्ति संसद की विधायी शक्तियों के समांतर और व्यापक है, पैरेलल टू एंड कोएक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो बिल्कुल गलत है भाई, ये कानून, ये ऑर्डिनेंस तभी बना सकते हैं राष्ट्रपति जब संसद जो है हमारा सत्र में नहीं है, ठीक है। संसद चल रहा है सत्र में तो आप ऑर्डिनेंस जो है इशू नहीं कर सकते हो। तो 308 का भैया पहला ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है और यही आप टिक करके आओगे क्योंकि इनकरेक्ट बोला जा रहा है ना, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान के भाग 9 की प्रयोज्यता से पूरी तरह छूट प्राप्त है, ठीक है, मतलब एप्लीकेबल नहीं होता, कौन से राज्य में पार्ट 9 जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका आंसर है नागालैंड। पार्ट 9 में आपका क्या आता है, वही पंचायत के बारे में होता है, पार्ट 9, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है, ये है आपका 310। संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। इन कंटेक्स्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें बताना है।
अब देखो 7 शेड्यूल में जो जैसे शक्तियां बटी हुई हैं, यूनियन लिस्ट जो है आपकी, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, वो दे रखा है आपका, ठीक है। ये आपका मतलब आपकी 7वीं अनुसूची में बोला क्या जा रहा है, धीमे धीमे वर्षों में क्या हुआ है, राज्य सूची के तहत विषय धीरे धीरे कम हो गए, मतलब स्टेट लिस्ट से सब्जेक्ट्स हटा दिए गए और उनको कुछ को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, कुछ को यूनियन लिस्ट में डाल दिया। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। फिर क्या बोला जा रहा है, सरकारी आयोग ने सिफारिश की सभी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास ही रहें। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये आपका गलत है। रेसिडुअरी पावर्स कौन सा होता है, जो ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट में, ना कंकरेंट लिस्ट में, जो शक्तियां बच गई हैं, तो वो होती है रेसिडुअरी अवशिष्ट शक्तियां। और सरकारिया कमीशन ने बोला पार्लियामेंट के पास रहना चाहिए, तो ये गलत है। तो इसीलिए बी वाला जो है आप टिक करके आओगे, क्योंकि क्वेश्चन यही बोला जाता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। 311 देखो, प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में है, नोटा का प्रावधान राष्ट्रपति चुनाव पर लागू नहीं होता है। तो इनकरेक्ट आपको बतानी है, और इनकरेक्ट जो है इसमें आपका, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है ये तो सही है एकदम, ठीक है, इनकरेक्ट नहीं है। नोटा मतलब ऐसा प्रेसिडेंट इलेक्शन में नोटा नहीं है, नन ऑफ द अबव जो होता है। वोटिंग कैसे होती है, सीक्रेट बैलेट से, ये भी सही है। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये गलत है भाई। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो आप समझो राज्यों के जो निर्वाचित एमएलए हैं वो भी तो वोट करते हैं, तो इसीलिए गलत हो जाता है। सी वाला जो है ये आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इनकरेक्ट वाला। अब इस क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। बोला जरा कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब इसमें भी बताना कौन सा कथन सही नहीं है। पहला बोला जा रहा है भैया कि जनरल पर्पस कमेटी, सामान्य प्रयोजन समिति के पदेन अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा बोला जा रहा है ही इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बाय ओपन बैलेट। उनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के सभी सदस्य, वोट तो सभी सदस्य करते हैं, लेकिन खुले मतदान के माध्यम से नहीं होता है, सीक्रेट बैलेट से ही होता है। तो भैया करेक्ट आंसर मतलब जो इनकरेक्ट है वो कौन सा है, सी वाला, तो यही मार्क करके आओगे, ठीक। अब इसमें करेक्ट पूछा गया है, इसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। सुप्रीम कोर्ट ही सारे डिस्प्यूट जो है वो देखता है और उस पर निर्णय देता है, तो ये बिल्कुल सही है। कोई भी चुनाव को लेकर डिस्प्यूट हो राष्ट्रपति के, फिर एक उम्मीदवार को अगर निर्वाचित होने के लिए कुल डाले गए वैध वोटों में से 506 से अधिक वोट हासिल करने होंगे, तो ये स्टेटमेंट जो है ना ये भी बिल्कुल सही है। अब दोनों तो मार्क करके आ नहीं जाओगे, तो इसीलिए भैया कौन सा मार्क करना पड़ेगा, 2 कर दोगे तो नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, इसीलिए सी वाला जो है ना, बोथ ऑफ द अबव, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। 314 देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संबंध में गलत कथन का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है जिसमें लोग ही शासन कर रहे होते हैं। बोला जा रहा है यह सरकार का एक रूप है जिसमें सभी नागरिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेते, तो ये गलत है भाई, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। हमारे भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, आप डायरेक्ट वोट नहीं कर, आप डायरेक्ट शासन नहीं कर रहे हो, आपने वोटिंग करी, वो जिसको वोट दिया ना, जो जीता, वो जाके शासन कर रहा है, तो पहला गलत है, ठीक। दूसरा बोला जा रहा है जो ग्राम पंचायत है वो भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल, तो ये भी गलत है भैया, बी वाला। करेक्ट आंसर इसका 314 का कौन सा हो जाना चाहिए, वो होगा सी वाला, दोनों ही गलत दे रखे हैं, इनकरेक्ट है, सी वाला होगा आपका आंसर। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को सम्मिलित करने के लिए बाहरी प्रेरणा के संविधान, मतलब किस देश के संविधान से ली गई थी। अब जो 9वीं अनुसूची है ना, 9 शेड्यूल, इसमें भैया ऐसे कानून रखे जाते हैं जिसकी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू जो है ना वो ना हो पाए। तो भैया ये कहां से हमने इसकी प्रेरणा ली है, तो वो ये लिया आपके आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। 315 का कौन सा होना चाहिए, ए वाला, आयरलैंड, ठीक। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर तो हैं इसके सदस्य। एन गोपाला स्वामी भी थे, के मुंशी भी थे। जो नहीं है ना सदस्य, वो है आपके बी एन राव, डी वाला, ठीक है, बी एन राव जो है वो सदस्य नहीं है। प्रस्तावना के पाठ में भारत के लोग अपने सभी नागरिकों को किसकी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं करते हैं, लिबर्टी की बात करी गई है, लिबर्टी है थॉट, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन, ठीक है, लेकिन जो पेशा है ना इसको लेके नहीं है, प्रोफेशन को लेके कोई भी बात हमारी उद्देशिका प्रस्तावना में नहीं करी गई है भैया, ठीक है। चलो आगे देखो, भारतीय संघवाद जो है, इंडियन फेडरलिज्म, वो कैसे एक्सप्लेन आप कर सकते हो, क्या कोई एग्रीमेंट हुआ है केंद्र और अलग अलग स्टेट्स के बीच में, तो नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं है। सभी निधियों, कार्यों, पदाधिकारियों के लिए केंद्र पर राज्य सरकार की निर्भरता, तो ये स्टेटमेंट भी इतना कोई सही बैठ नहीं रहा है। फिर बोला जा रहा है राज्य सरकारों को शक्तियों का संवैधानिक
हस्तांतरण, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है, क्योंकि पहली बात तो आपका संवैधानिक देश है, और जो अलग अलग राज्य सरकार है ना, इनको पावर जो है आपका डिवॉल्व करी गई है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स हुआ है, ठीक है। तो 318 का सी वाला जो है ये सही होना चाहिए। फिर आगे देखो, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, इसमें से क्या नहीं आता है? निम्न में से क्या उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार में शामिल नहीं है? आपका मूल क्षेत्र अधिकार में ओरिजिनल मतलब होता है जिसके लिए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। तो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराना तो भी जा सकते हो, मैं आपका कोई विवाह और तलाक से संबंधित मामले तो भी जा सकते हो, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो गया तो नहीं जा सकते हो, तो भैया सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा। तो करेक्ट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। कौन सा? करेक्ट नहीं है, ठीक है। और अगर आपका एमएलए वगैरह या एमएलसी का डिस्प्यूट है तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट, ठीक है, लेकिन सी वाले में डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट नहीं जा सकते आप। फिर राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात हो रही है। भारत में निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। केएस पुट्टास्वामी मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो सही, फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। केएस पुट्टास्वामी केस कब हुआ था? 2017 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अनधिकृत फोन टैपिंग निजता के अधिकार का उल्लंघन है। अब कोई फोन पे बात कर रहा, उसका फोन टैप कर लिया, सारी बातें सुन ली, तो प्राइवेसी तो भंग कर दी ना। अब वो मान लो को किसी भैया किससे बात कर रहा हो, अपने किसी प्रेमी से बात कर रहा हो, कैसी कैसी बात हो रही हो, अब कोई इंसान सुन रहा है तो भाई उसकी प्राइवेसी भंग हो रही है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही है, दोनों मतलब आपका प्राइवेसी को लेकर सही है, लेकिन इसीलिए करेक्ट आंसर हम कौन सा चुन देंगे? वो चुनेंगे हम लोग सी वाला, उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ दी अबव, ठीक है। अब आगे देखो 321 वाले से, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो भैया जीवों पर दया करना ये भी है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी है, स्कूल में सुबह की सभा के दौरान राष्ट्रगान गाना, तो ये भैया शामिल नहीं, करना चाहिए लेकिन हमारे मौलिक आपका जो कर्तव्य है ना उसमें नहीं है भैया, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या बताता है? तो आर्टिकल 3 का कहना है या तो किसी राज्य का नाम बदल सकते हो या सीमा भी बदल सकते हो, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? हमारा डी वाला हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखो, एक व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली, मतलब वो किसी और देश का वो सिटीजन बन गया, अपनी मर्जी से बना, भारत के संविधान के तहत वह निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण करने में अयोग्य है? तो वह कौन सा पोस्ट नहीं कर सकता? फिर ना ही वो प्रेसिडेंट की पोस्ट आप अप्लाई वो कर सकता है, मतलब हो सकता है, ना ही प्रेसिडेंट हो सकता है, राज्य विधान परिषद का भी सदस्य नहीं हो सकता, और एडवोकेट जनरल भी नहीं हो सकता, किसी राज्य का महाधिवक्ता। तो करेक्ट आंसर कौन सा? ऑल ऑफ दी अबव। अगर सिटीजन किसी और देश के बन गए तो यहाँ भारत में फिर कोई काम नहीं, भारत में कोई संवैधानिक पद आपको नहीं मिलेगा। ग्राम न्यायालय के बारे में बोला जा रहा है, कौन सी स्टेटमेंट जो है, कौन सा कथन जो है आपका सही है, ठीक है, आपका सही स्टेटमेंट के बारे में इसमें बात हो रही है। तो जो सही है बोला जा रहा है, ये राज्य सरकारों के परामर्श से, मतलब उच्च न्यायालय द्वारा स्थापना की जाती है, और राज्य सरकार से परामर्श तो बिल्कुल गलत है। फिर इन पे क्या कहते हैं, सिर्फ रिटायर्ड हाईकोर्ट का जज आएगा, ये भी गलत है। फिर बोला जा रहा है, इन सिविल डिस्प्यूट्स ग्राम न्यायालय शैल नॉट बी बाउंड बाय इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये बिल्कुल सही है। जो नागरिक विवाद होंगे उसमें ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा बाध्य नहीं होता, तो सी वाला जो है ना ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। फिर जो राइट टू फ्री मूवमेंट आर्टिकल 19 में दे रखा है, स्वतंत्र आवाजाही के अधिकार को अनुच्छेद 19 में किस रूप से परिभाषित किया गया है? तो क्या आपका देश के भीतर माल की आवाजाही, कुछ भी सामान इधर उधर हो रहा है तो बॉर्डर पार कर सकते हो? नहीं। तो जो आर्टिकल 19 में दे रखा है वो है इंडिविजुअल अपने देश के भीतर जो है कहीं भी घूम सकता है, देश के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, देश के भीतर ही। 326 भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बंधुत्व शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? फ्रेटर्निटी को, ठीक है, फ्रेटर्निटी को सबसे बेस्ट जो है वो आपका कौन एक्सप्लेन करता है? तो भैया ये एक्सप्लेन आपका करता है, ये साथी पुरुषों महिलाओं के प्रति सम्मान और सम्मान के दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, ठीक है, एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, और रिवरेंस बाकी लोगों के प्रति, भाईचारे का मतलब भाईचारा होता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो रिपोर्ट है लोक लेखा समिति की, ये रिपोर्ट आपकी लोकसभा में दी जाती है। कहाँ पे भैया? लोकसभा में, ठीक है। फिर नालसा के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिंग पहचान के
आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दी, ठीक है। नालसा केस कब हुआ था? 2014 में। फैसले के बाद ट्रांसजेंडर निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के हकदार थे? जो LGBTQ आपने सुना हुआ है ना, उसको लेके आपका जजमेंट था। तो फिर जो आपके ट्रांसजेंडर थे उसमें सभी उनको सारी राइट्स मिल गई थी, 15, 20, 14, 16 तीनों। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। भारत में मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों की तर्क संगतता पर निर्णय कौन लेता है? ठीक है, अगर कोई आपका रिस्ट्रिक्शन लगाई गई फंडामेंटल राइट्स पे तो आपका निर्णय कौन लेगा? तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी लेती है, ठीक है, न्यायतंत्र, बी वाला होगा। उत्तर प्रदेश में कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब आप लोग को तो नहीं पता, लेकिन पहले बहुत लगता था, ठीक है, मतलब आपका 70, 80, 90 इन सब के दशक में तो बहुत बार लगा है। तो यहीं पे बात हो रही है कि आपका पहली बार कब लगा था? 1968 में, 1968 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये कब बना है, ये बात हो रही है। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है 2002 में करा गया। 331 का आपका हो गया डी वाला। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है, कौन जो है पद इनका रहता है? तो ये रहता है अटॉर्नी जनरल का, ठीक है। बाकी सबकी आपकी सिक्योरिटी है आपका पोस्ट की, लेकिन जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल, प्रेसिडेंट का जब मन करे तो वो हटा सकते हैं इनको, ये लिखा हुआ है संविधान में। गार्जियन ऑफ लोक निधि, लोक निधि का मतलब होता है जो पब्लिक फंड है, जो पब्लिक पैसा है, इसके गार्जियन है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। 333 का आपका कौन सा बी वाला हो गया। चेयरमैन ऑफ उत्तर प्रदेश कमीशन फॉर माइनॉरिटी अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो आपके कौन है? तो ये हैं भैया आपके अशफाक सैफी, सी वाला, ठीक है, अशफाक सैफी। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है? तो 368 है ये तो आर्टिकल, तो ये तो भैया याद ही होना चाहिए, आर्टिकल 368। 8th शेड्यूल में कौन सी भाषा नहीं है? तो ये कश्मीरी नहीं दे रखी है, किसमें? 8वीं अनुसूची में कश्मीरी नहीं है। 37 देखो, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? मतलब कौन से स्टेट में पहली बार आपका बना है पंचायत? तो मतलब किसके हिसाब से? बलवंत राय मेहता के रिकमेंडेशन के हिसाब से। तो ये बना है आपके राजस्थान में, किसमें? राजस्थान में, ध्यान रखना। फिर आओ, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ज्वाइंट सिटिंग, कि लोकसभा राज्यसभा साथ में बैठेंगे और साथ में किसी बिल पे चर्चा करेंगे। तो ये हमने कहां से लिया है? ये लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है? मतलब सब लोग जो हैं वो अपना इक्वल हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सबको बराबर से अवसर मिलेगा, नागरिकों की बात करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 है आपका, ठीक है। 340 देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को शासित करने वाले कानून और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं की अवधारणा भैया हमने किस संविधान से ली है? तो ये लिया हमने जापान से। सुप्रीम कोर्ट में कैसे सारा कामकाज चलेगा, प्रोसीजर कैसे चलेगा, तो ये आपका जापान से लिया हुआ है, ठीक है। 341, राइट टू वोट इन इंडिया, भारत में मतदान का अधिकार क्या है? ये एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लो। राइट टू वोट क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 342 वाला। इसमें जरा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इलेक्शन कमीशन 5 मेंबर बॉडी है, तो बिल्कुल गलत है भैया, 3 सदस्य होते हैं, ये स्टेटमेंट तो आपका गलत ही हो गया। फिर बोला जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री आम चुनाव उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करते हैं, तो बिल्कुल गलत है, ये तो इलेक्शन कमीशन ही करता है ना। फिर किसी पार्टी में स्प्लिट या मर्जर है, पार्टी टूट गई, अलग अलग हो गई, ये पिछले 3-4 सालों में बहुत देखने को मिला है, ठीक है, तो इस पे कौन डिसाइड करता है? फिर इलेक्शन कमीशन करता है। तीसरा सही है, करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है, ओनली 3 वाला। 343 देखो, अलग अलग चीफ जस्टिस दे रखे हैं, इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, इनको। तो करेक्ट आंसर है आपका सी वाला, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा वो आपका सी वाला होगा। सबसे पहले एम पतंजलि शास्त्री, फिर है आपके जेसी शाह, फिर है के.एन. सिंह और फिर है जी.बी. पटनायक। अब देखो इसको मैं आपको लिस्टिंग दिखाता हूँ हमारी जो SCS की है,
उसमें आपको चीफ जस्टिस जितने भी है ना वो सारे आपको क्रोनोलॉजिकल में पहले ही लगे हुए मिलेंगे। तो एम पतंजलि शास्त्री जो है वो सेकंड थे। फिर इसमें सब कुछ आप देख सकते हो, ये आप लिस्टिंग भी बना ले सकते हो, ठीक है। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर सी वाला हो गया। फिर आइए देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 जो है वो कर दी गई थी। तो ये करी गई थी 31वां जो संविधान संशोधन था उससे। इसमें बोले जरा कौन सा सही मैच नहीं है, तो जो सही मैच नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से वो है आपका ए वाला। कंकरेंट लिस्ट में 45 सब्जेक्ट नहीं थे भैया, ठीक है, इसमें थे आपके 36, ठीक है, 36 सब्जेक्ट जो हैं वो थे। संविधान सभा में उपाध्यक्ष कौन थे, तो दो लोग थे, एस.सी. मुखर्जी भी थे और वी.टी. कृष्णमाचारी भी थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा आपका, ठीक। फिर देखो 347, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बात हो रही है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आपका इंट्रोड्यूस करा था संविधान सभा में, तो ये करा है उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को, डी वाला जो है वो सही होगा। फिर देखो, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका काम भी करप्शन रोकना होता है, तो ये करी गई थी संथनम कमेटी के हिसाब से, ठीक है, संथनम समिति ने इसका आपका वो समझो क्या कहते हैं रिकमेंड करा था। कितने एमपीज का सपोर्ट चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो भैया तो हमें सपोर्ट चाहिए होता है कम से कम 50 एमपी का, ठीक है। फिर देखो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो अलग अलग चेयरपर्सन है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो भैया ये लगाइए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी वाला, लगे हुए हैं, ठीक है। पहले एम.एन. वेंकटा चलैया, जी.एस. वर्मा, राजेंद्र बाबू, के.जी. बालाकृष्णन। तो ये आपको जो एनएचआरसी के वो रहे हैं, इसको मैं आपको इधर दिखाता हूँ, एनएचआरसी के आपके क्या कहते हैं जो अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, इनकी लिस्टिंग में भी आपको ये पूरा मिल जाता है, तो इसमें से आप पूरा जो है देख सकते हो। सबसे पहले एम.एन. वेंकटाचलैया, फिर जे.एस. वर्मा, राजेंद्र बाबू और के.जी. बालाकृष्णन। तो इतने ही क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस हम लोग रखते हैं, ठीक है, अपनी वीडियो में। आगे सीरीज चलती रहेगी तो फॉलो करते रहिएगा। साथ में यूपीबीसीएस 2025 का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो चुका है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ज्वाइन कर सकते हो, साथ में आरओ का भी चल रहा है, ठीक है। तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो।